नमस्कार, SKI मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वैद्य बंशीलाल जी वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस, तन मन धन। तो जब हम तन की बात करते हैं तो उसको भी धन से जोड़ा जाता है। तो अब आपके हवाले करता हूं कि आप बताइए धनतेरस का महत्व आपके लिहाज से क्या है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी जी के अवतरण दिवस के समय से मनाई जा रही है और भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके समुद्र मंथन में से निकले थे और इन्होंने हजारों साल पहले जड़ी बूटियों की खोज की। ये देवताओं के वैद्य रहे, देवताओं की चिकित्सा की इन्होंने और अमृत कलश के साथ साथ इन्होंने कई एक जड़ी बूटियों की ऐसी खोज की जो समय आने पे प्राण तक बचा सकती है। मरीज जो भी आए उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, उसके बाद में उसकी शास्त्रोक्त विधि से चिकित्सा करते हैं और उस चिकित्सा के बीच में हम लोग उससे बार बार बीच में मिलते हैं, उसकी कंडीशन पूछते हैं। यदि उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ होता है तो शास्त्रोक्त विधि से कुछ हम उसमें फेरबदल करते रहते हैं जी। मैं तो ऐसे 1968 से चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में 30 साल तक मेरी चिकित्सा सेवाएं गरीबों को निःशुल्क भी दी है और कुछ सशुल्क भी दी है। ये एलोपैथी से भी पहले की अगर हम बात करें जी, तो कहाँ से आप याद करना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर दर्शक आयुर्वेद के बारे में संक्षिप्त में जानकारी जानना चाहें तो उनको क्या क्या मालूम होना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जी तो खैर इसके वहां से तो हम शुरू हुए ही उन्हीं के उसके बाद में आचार्य श्रुश्रुत जी, आचार्य चरक जी, सुषेण वैद्य जी, जिन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित होने से के बाद में चिकित्सा की थी। सुषेण वैद्य, वो सुषेण वैद्य थे। वो श्रीलंका के थे और लंका में जब मूर्छित हुए लक्ष्मण जी और उनको वैद्य की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी सुषेण जी को लेके आए। अच्छा। सुषेण जी जब चिकित्सा करने के लिए तैयार हुए तो उसके पहले उन्होंने देश काल मर्यादा वाली बात देखी। बोले यदि मैं इनकी चिकित्सा करता हूं तो हो सकता है मेरे राजा मेरा वध करा देंगे इनके ठीक होने पर। तो ये जब बात उनकी धर्मपत्नी ने सुनी तो उन्होंने ये बोला कि मरीज कोई देश मर्यादा में नहीं होता है, यदि मरीज है तो उसकी सेवा आप करिए। तो उस जगह पे भी एक नारी शक्ति ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में अपनी प्रेरणा जागृत करी थी वैद्य जी को। मतलब देखिए, कहते हैं ना, दो चीज अंत समय तक साथ चलती है किसी भी व्यक्ति के। अगर व्यक्ति मरणासन होता है तो दो चीज साथ चलती है। एक तो उसका खुद का शरीर लड़ता है जी, वो अंतिम समय तक बीमारियों से अंतिम समय तक लड़ता है, और दूसरा होता है डॉक्टर या वैद्य चिकित्सक जो उस मरीज के पास होता है। बाकी सब तो कमरे से बाहर हो जाते हैं, है ना, दो ही लोग साथ होते हैं। तो इतना बड़ा विश्वास का क्षेत्र है ये। धन्वंतरी जी की पूजा आपके ही घर होती है, आपके घर सब एकत्रित होते हैं वैद्य, और धन्वंतरी जी का जो हम ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये बंसीलाल जी वर्मा, वैद्य बंसीलाल जी वर्मा जी के घर पे तमाम वैद्य जन और आयुर्वेद के प्रति जो निष्ठा रखते हैं वो सब एकत्रित होते हैं और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि विष्णु के अवतार माने गए हैं। और जहाँ विष्णु के अवतार हैं वहाँ पर लक्ष्मी तो होंगी ही। तो ये धन त्रयोदशी, धन की भी पूजा है ना। धन यानी आर्थिक समृद्धि, धन यानी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, इसके लिए धन आवश्यक है, और आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए आयुर्वेद को अपनाना और धन्वंतरी जी के प्रति आस्था रखना हमारा पौराणिक जो साहित्य है, जो चिकित्सा के क्षेत्र का, उसको हमेशा जनता में, जनमानस में प्रचलित करते रहना, प्रसारित और प्रचारित करते रहना चाहिए, यही संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आपको धन्वंतरी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवनंदन वर्मा। आप प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला आयुष अधिकारी रहे हैं, लंबे समय तक आयुर्वेद की सेवा की है और उसके माध्यम से लोगों की भी। भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव मनाया है जी। तो कैसा लग रहा है? हमें अपने आप एक स्फूर्ति
ऐसा लगता है इसमें 10-20 साल पीछे चला गया हूँ। जब मैं आयुर्वेद के विषय में विशेष रूप से जनता की सेवा में आयुर्वेद को ले गया था, और मेरे कार्यकाल में देवास में आयुर्वेद विभाग में अच्छे अच्छे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कम से कम 50 डॉक्टरों को बुला करके और सुदूर इंटीरियर में जहाँ पर सेवाएं नहीं मिल रही थी आयुर्वेद की, एलोपैथी किसी भी विभाग की, वहाँ पर मैंने उज्जैन से भी बड़े बड़े चिकित्सकों को, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्यों को बुलाया, और हमारे देवास जिले की जो पूरी टीम थी वो तो साथ में लगी ही, और विधायक हमारे कार्यक्रमों में अक्सर करके मुख्य अतिथि रहा करते थे। जब हम पढ़ते थे उसी समय से कि आयुर्वेद के सिद्धांत ही ऐसे हैं कि किसी भी बीमारी का जब हम इलाज करें आयुर्वेद पद्धति से या किसी पद्धति के से, तो उस पद्धति में हम क्या करते हैं कि एक तो रोग जो पैदा करने वाले जो दोष शरीर में इकट्ठे हुए हैं उनको हम बाहर निकालें पहले, तो उसके बाद फिर इलाज किया जाए तो अपने को 100% सफलता मिलती है। तो क्या होता है कि जैसे अब ठंड की ऋतु गई, गर्मी आ गई, या बरसात की ऋतु गई, ठंड आ गई, तो कुछ ऐसे ऋतु के अनुसार कुछ शरीर में दोष भी थोड़े थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जिसे कहते हैं मौसम परिवर्तन पे आपको दिक्कत आती है। तो वो दोष उपद्रव कब करते हैं? जब वो मौसम बदलता है। अच्छा। तो वो दोषों का एकत्रीकरण होने के बाद में फिर वो अपने लक्षण प्रकट करते हैं जो बीमारी के रूप में हमको दिखते हैं। तो आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि पहले तो उन दोषों को दूर किया जाए। अच्छा। इसके लिए उन्होंने आम जनता के लिए बहुत ही सामान्य बात बताई कि जैसे पहले कपड़ों पे कलर हुआ करते थे, रंगरेज एक जाति हुआ करती थी जो यही काम करती थी। तो वो जो कपड़े पे रंग करने का मामला है, तो उसमें वो क्या कहते थे कि भाई कपड़ा धुला हुआ होगा तो रंग अच्छा चढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक साधारण जो विश्वास था मन में। तो इसी प्रकार से वैद्य के पास भी जब रोगी जाता है तो वो यही पहले तो यही सोचता है कि इसके शरीर में जो पहले दोष एकत्रित हुए हैं उनको हम बाहर निकालें। उसके लिए क्या पद्धति है? तो वो बाहर निकालने के लिए जो पद्धति बताई आयुर्वेद में उसको हम पंचकर्म बोलते हैं। अच्छा, बड़ा नाम सुना है। हाँ। पंचकर्म। तो पंचकर्म में कुछ ऐसी विधाएं होती है कि जो शरीर के दोषों को बाहर निकाले। पंचकर्म का जो प्रारंभ मेरे कार्यकाल में ही देवास में हुआ। अच्छा। इसके पहले पंचकर्म केवल उज्जैन में ही किया जाता था। ये भारत सरकार की योजना थी और भोपाल से उन लोगों ने हमारे को इसके लिए स्वीकृति दी, और हमने देवास में उस पंचकर्म को जिला चिकित्सालय के अंदर एक विशेष नया बिल्डिंग बना करके पंचकर्म और उसको शुरू करवाया। तो अभी पंचकर्म चल रहा है। अच्छा, तो इसमें पंचकर्म होता है क्या? पंचकर्म में 5 तरह के काम है उसमें। यानी वात पित्त कफ से ही अपना शरीर बना हुआ है। अच्छा, आयुर्वेद ये मानता है बैलेंस होना, यानी ये वात पित्त कफ कोई दोष नहीं है, ये तो शरीर को मैन्युफैक्चर करने वाले ही वात पित्त कफ ही हैं। तो कुछ जो शीत प्रकृति के अपने शरीर के ऑर्गन हैं वो अपन कफ में गिन लेते हैं, कोई पित्त प्रकृति के ऐसे मानते हैं वो गर्मी वाले हैं। तो ऐसे दर्द वाले जो वात के हिसाब में आते हैं। तो ये तीनों जो वात पित्त कफ है इनकी असमानताएं हो जाती है। अच्छा। तो इनको पंचकर्म के द्वारा अलग अलग विधियों से, ये एक संक्षिप्त में समझाना नहीं, मैं तो बिल्कुल मोटा पर फिर भी तो फिर आप पंचकर्म कराने जाइए और उसका स्वयं आनंद लीजिए, उसको स्वयं महसूस कीजिए। पंचकर्म यही वात पित्त कफ का संतुलन, इन जो तीनों का संतुलन करने के लिए जो विधियां बताई गई है उसमें मतलब क्या बाहर कुछ दवाइयां खाना होती है या बाहर से कुछ मालिश वगैरह? नहीं, वो क्या है कि पूरे शरीर के जब शोधन बोलते हैं उसको। अच्छा। शोधन मतलब धुलाई जी। तो अपन दवाएं अगर खाते हैं तो उसके पहले, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कपड़ा अगर साफ है तो रंग अच्छा चढ़ेगा। तो अगर शरीर का शोधन हमने कर लिया और उसके बाद फिर हम उसको दबा देंगे तो फिर हमने को उपचार किया, अपने को 100% गारंटी हो जाती है। अच्छा। आप पैर में कांटा गड़ा हुआ है और आप उसको दवा दे रहे हैं कि साहब दर्द निवारक दवा दे दिए, आप तो उसको थोड़ी देर मालूम नहीं पड़ेगा, पर जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा जब तक आपका दर्द दूर नहीं होगा। जड़ से इलाज जिसे कहते हैं। तो ये पंचकर्म का जो सिद्धांत यही है कि वो शरीर का शोधन कर देता है। अच्छा। तो पंचकर्म में 5 विधियों से वो प्रधान विधियां, और एक विधि में 10-10 प्रकार की अलग विधियां उसमें जुड़ी गई है। तो अपन जैसे जनरली गांव के हिसाब से अपन देखते हैं वहां पे उन लोगों ने पंचकर्म को जिंदा रख रखा है गांव में। छोटी छोटी विधियां जैसे हम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने क्या है कि अब जैसे गर्म पानी झरना, आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी करके उसके ऊपर डालेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो वो भी एक शोधन का ही तरीका है।
कि उसके अंदर जो वहां पर जो दोष इकट्ठे हो गए हैं जो आपका दर्द पैदा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो गर्म पानी डालने से हो सकता है कि वो दोष वहां से विचलित हो जाए। घुटने में जैसे दर्द है, अब घुटने के लिए अलग अलग पंचकर्मी विधियां हैं जो आपको जो है वरिष्ठ चिकित्सक लोग जो पंचकर्म में इलाज कर रहे हैं वो बताएंगे आपको। आप देवास में एमजी हॉस्पिटल के अंदर एक आयुष का हमारा विशेष विंग बना हुआ है, अच्छा, पंचकर्म का विंग। जी, जी, जी। वहां पर विशेषज्ञ लोग बैठते हैं। तो आचार्य सुश्रुत की हम बात करें तो आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के ज्ञाता थे और ऋषि थे, और आचार्य चरक है ना, ये आपके एमडी अच्छा, जैसा आपने कहा एमडी समझाने के लिए एलोपैथी में आजकल उसी भाषा से समझते हैं कि एमएस और एमडी, तो आपने आचार्य चरक को एमडी बोल दिया, मास्टर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करने के लिए आचार्य चरक का साहित्य है हजारों साल से, और आचार्य सुश्रुत का साहित्य है जो आयुर्वेद पढ़ता है, वो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में थे। और उस जमाने की अगर हम बात करें तो बताइए दुनिया में कोई समकालीन रहा होगा जो हमारे इतिहास में है, साहित्य में है, बताएं कोई उस दौर का समकालीन, कोई एलोपैथी में हो या होम्योपैथी में हो, तो ये सब ऐसा लगता है कि आज की बात है। और ये परिष्कृत होते हुए, शोधित होते हुए, प्रचार प्रसार और उसमें विज्ञान आता चला गया तो एक अलग शाखा बन गई। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद है, और आपके शरीर, ये कहते हैं ना, जो कचरा कहीं पड़ा हुआ है तो आप पहले उस पर सफाई वगैरह करके रखते हैं तो कचरे का जो मटेरियल है जो भी वो आपको दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। जी जी। तो यही शरीर के अंदर है, पहले आपने सफाई की, सफाई करने के बाद जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो साफ साफ नजर आ जाती है, फिर उसका इलाज हो जाता है, जो मैं समझ पाया वो। जी जी। और हमारे दर्शकों से भी निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।